मैं हूं महताब चिश्ती और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि इल्म सियासियात। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरस्तु कौन था, उसका बाप कौन था, उसका सिकंदर आजम से क्या ताल्लुक था, उसका अफलातून से क्या ताल्लुक था, उसकी थ्योरीज क्या थी, अफलातून से उसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या था और उसकी कॉमन चीजें क्या थी। लेट्स ब्रेक द आइस और एक एक करके तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। अरस्तु कौन था? अरस्तु ग्रीस के एक शहर स्टैगिरा में पैदा हुआ। 17 साल की उम्र में अरस्तु अपने शहर से एथन आ गया और वहां आकर उसने अफलातून के एकेडमी में तालीम हासिल की। और जब वो 37 साल का हुआ तो तब वो अफलातून के एकेडमी को छोड़ के वापस चला गया। जब वो वापस गया तो उसको फिलिप्स, जो कि उस वक्त का बादशाह था, उसने अपने दरबार में रखा कि उसके बेटे को पढ़ाए, जो कि उस वक्त 13 साल का था, जिसका नाम अलेक्जेंडर था। और इसने उसको 3 साल तक पढ़ाया और बाद में वही अलेक्जेंडर बन गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम। अरिस्टोटल प्लेटो का शागिर्द था और प्लेटो सोक्रेटिस का शागिर्द था। अरिस्टोटल को बायोलॉजी का बाप कहा जाता है। इसका जो बाप था वो फिजिशियन था और इसने बहुत ज्यादा चीजों पर वर्क किया, यानी कि मेटाफिजिक्स पे वर्क किया, फिजिक्स पे वर्क किया, बायोलॉजी पे वर्क किया, साइंसेस की क्लासिफिकेशन की और इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजों पर वर्क किया। इसको इसके वक्त का दौर का जेम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अपने उस्ताद के साथ क्या कॉन्ट्रडिक्ट है। पहला था आइडियलिज्म और रियलिज्म। अब जो इसका उस्ताद है अफलातून, वो आपको पता है कि वो क्या था, वो कहता था कि आइडियल स्टेट में बिलीव करता, आइडियलिज्म में बिलीव करता, तो ये कहता है कि रियलिस्ट। उसका आइडियलिज्म की थ्योरी ये थी कि अगर कोई इंसान यहाँ एग्जिस्ट करता है तो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो किसी और जहान में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अरिस्टोटल इसको बिल्कुल अपोज करता था, कहता था नहीं, जो चीज भी यहाँ है वही है और वही रियल है। अगर आप एक पेंटिंग देखें रेफल की 1511 जो कि अभी वेटिकन सिटी में है, तो वहां पर देखा जाएगा कि अफलातून ऐसे हाथ उंगली करके खड़े है और जो अरिस्टोटल वैसे जमीन की तरफ, यानी कि उसका ये इशारा था कि जो भी चीज है वो एक और जहान में एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद अरिस्टोटल क्या कह रहा है कि वो जमीन पे यानी कि रियल चीज है। अब हम आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसका और क्या कॉन्ट्रडिक्ट था। इसका वुमन का कॉन्ट्रडिक्ट था कि जो अफलातून था वो ये कहता था कि औरतों को गार्डियन में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जबकि ये कहता था कि जो औरतें हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट ह्यूमन और उन्हें कोई भी राइट वगैरह नहीं देना चाहिए है। अब जो अरिस्टोटल था वो बिलीव नहीं करता था ह्यूमनिज्म के ऊपर। वो कहता था कि नहीं, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें नहीं मिलनी चाहिए, जो जितना हकदार है उसको उतना ही चीजें मिलनी चाहिए। उसके बाद इसका कॉन्ट्रडिक्ट था फिलोसोफर किंग। जो प्लेटो था वो बिलीव करता था फिलोसोफर किंग, लेकिन वो कहता था कि फिलोसोफर किंग नहीं है। अब ये थी सरसरी इनके कॉन्ट्रडिक्शन। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन चीजें क्या थी। दोनों ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और दोनों ही इन द सपोर्ट ऑफ अरिस्टोक्रेसी थे, रूल ऑफ फ्यू, जो कि स्टेट को अच्छी तरह से चला सके। अरस्तु पहला बंदा था जिसने डिफरेंस दिया बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट। वो कहता था स्टेट जो है वो है एक टेरिटरी, जबकि गवर्नमेंट जो क्या है, गवर्नमेंट जो है पीपल इलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदों को और वो गवर्नमेंट चलाते हैं स्टेट के अंदर, तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट। लेकिन जो टेरिटरी है फिक्स, वो क्या है जी, वो स्टेट है। अब हम इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज को पढ़ते हैं, जिसमें इसकी थ्योरी ऑफ लॉ है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, थ्योरी ऑफ सिटीजन है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है और इस तरह से बहुत सारी। आज हम इनमें से कुछ डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे थ्योरी ऑफ लॉ। अब जो था अरिस्टोटल, वो ये कहता था कि जो आइडियल स्टेट उसने दी, किसने दी भला, प्लेटो ने दी, कि कौन उसका होगा किंग, कौन होगा फिलोसोफर किंग। तो वह कहता था कि फिलोसोफर किंग नहीं होगा बल्कि रूल ऑफ लॉ होगा। सर, जो आपका फिलोसोफर किंग है वो कभी भी करप्ट हो सकता है, वो बददियानती कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कहता था कि रूल ऑफ लॉ जब होगा, जो एग्जेक्टिव है वो लिमिटेड चीजों में रहेंगे और रूल हर जगह पे इंप्लीमेंट होगा, सब रूल के आगे बराबर होंगे, लॉ के आगे सब इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन
द फॉर्म ऑफ लॉ, लॉ की ऐसी सूरत है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, फोर्स। अब ये कहता था स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी गवर्नमेंट अच्छी होगी और स्टेट भी अच्छी होगी। अब ये इस तरह से कहता था कॉन्स्टिट्यूशन को हम 6 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला कहता था कि इस तरह से कि कितने बंदे स्टेट को चला रहे हैं, और दूसरा इस तरह से कि क्या वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो ये चीज अच्छी नहीं है, अगर वो लोगों के लिए फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज है। अगर अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो करप्ट है, अगर वो नहीं कर रहे तो लोगों के लिए कर रहे तो वो करप्ट नहीं है। अब हमने कहा कितने लोग रूल कर रहे हैं। अब जब एक रूल करेगा तो क्या होगा, अगर अच्छा बंदा है तो क्या होगा, मोनार्की। अगर वो करप्ट हो जाएगा वो क्या बन गए, टायरनी। अगर फ्यूर बंदे तो क्या बन जाएगा, अरिस्टोक्रेसी। अगर वही करप्ट हो जाएंगे क्या बन जाएंगे, ओलिगार्की। अगर ज्यादा बंदे आ जाएंगे अच्छे होंगे तो वो क्या करेंगे, पॉलिटी। अगर वो लोग सोचेंगे, अगर वही करप्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डेमोक्रेसी। अब वो कहता था कि ये एक साइकिल है, एक साइकिल में चलता रहता है। कैसे कि एक मोनार्क होता है, अच्छा बंदा होता है, लेकिन जब वो करप्ट होता है तो वो, जब करप्ट होता है तो वो टायरनी में चला जाता है। अब जो टायरनी को हटाने के लिए कुछ लोग मिलकर आते हैं तो उसको क्या नाम दिया उसने, अरिस्टोक्रेसी दे दिया। अब अरिस्टोक्रेसी जब करप्ट होगी तो क्या बन जाएगी, ओलिगार्की बन जाएगी। अब ओलिगार्की को खत्म कर लिए कुछ लोग आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, यानी कि मॉडरेट डेमोक्रेसी। और जब उसके अगेंस्ट जब लोग आ जाएंगे तो वो, जब वो करप्ट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डेमोक्रेसी। और फिर डेमोक्रेसी को एक बंदा आएगा और उसको उल्टा फुटा देगा तो फिर क्या हो जाएगा, मोनार्क। और ये कहता था कि ये एक साइकिल में मूव करता है, और कहता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, क्या थी, टायरनी। कहता था ये वर्स्ट फॉर्म है, और सबसे अच्छी कहता था कि पॉलिटी है। अब ये थी इसकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके आते थ्योरी ऑफ जस्टिस की तरफ से। अब ये कहता था कि जस्टिस की 2 टाइप्स हैं, एक है यूनिवर्सल और एक है पार्टिकुलर। ये कहता था पार्टिकुलर की 2 टाइप हैं, एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और एक है कम्यूटेटिव है। तो अब ये कहता था यूनिवर्सल जस्टिस को डिफाइन करता था, एनीथिंग व्हिच इज जस्ट इज कॉल्ड एज जस्टिस, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इंप्लीमेंट होते हैं पीपल के ऊपर टू रेगुलेट अ गुड सोसाइटी। तो ये लॉ को या जस्टिस को इस तरह से ये डिफाइन करता है। अब ये कहता है यूनिवर्सल जस्टिस क्या है कि सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो ये क्या था, ये उसका यूनिवर्सल जस्टिस था। अब पार्टिकुलर जस्टिस में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में ये कहता था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी या स्कॉलरशिप देती है तो क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसको इक्वल करनी चाहिए, एक जैसी करनी चाहिए। और कम्यूटेटिव जो था वो कहता था कि अगर किसी बंदे का मेरी चोरी हो तो उस सीन में क्या सजा देनी है, तो ये किसमें आता था, ये है कम्यूटेटिव। अब हमने थ्योरी ऑफ लॉ इसके पढ़ ली, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ली, अब थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी। थ्योरी ऑफ स्लेवरी में ये कहता था कि एक होता है नेचुरल स्लेव होते हैं, एक और है बाय द वार स्लेव। नेचुरल स्लेव वो होते हैं कि जो कि फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन माइंड से कमजोर होते हैं, और जो बाय वार हैं वो होते हैं स्लेव जिनको हम वार से, जब हम जंगे जीते हैं तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, वो हमारे गुलाम बन जाते हैं। तो ये क्या है, बाय वार स्लेव्स हैं। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि अरिस्टो था कौन, वो कहां से आया, उसका बाप कौन था, और इसकी क्या क्या सर्विसेज थी, इसकी थ्योरीज क्या क्या थी, इसका अपने साथ कॉन्ट्रडिक्शन क्या था और कॉमन क्या था। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।